ट्रंप ने ईरान को धमकाया है कि ईरान ने अगर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को ड्रिल नहीं किया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और अमेरिका किसी भी वक्त ईरान के ऊपर, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला बोल सकता है। जवाबी कार्रवाई ईरान ने भी शुरू कर दी है और ऐसे में सबकी निगाहें अब शनिवार को होने वाली रोम में अमेरिका और ईरान की बैठक पर टिकी है, जिसके परिणाम तय करेंगे कि किस तरह के युद्ध का नया सूत्रपात मिडिल ईस्ट में देखा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज रणनीति में चर्चा अमेरिका और ईरान के संभावित युद्ध की, पर्शियन गल्फ में ईरान की तैयारी और तैनाती की, और साथ ही पर्शियन गल्फ से होने वाले और गुजरने वाले दरअसल वर्ल्ड ट्रेड रूट पर संभावित खतरे की। इस वक्त अगर हम देखें तो रोम में होने वाली शनिवार की बैठक अमेरिका और ईरान के बीच काफी अहम है। इस बीच ट्रंप का बयान काफी मायने रखता है, जब ट्रंप ये कहते हैं कि अगर ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद नहीं किया, डिरेल नहीं किया, तो अमेरिका अब ये फैसला लेने वाला है कि उसे क्या उचित कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी तरफ आप देखें तो ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei ने भी कह दिया है कि इस बातचीत से ना ही वो ऑप्टिमिस्टिक हैं और ना ही पैसिमिस्टिक हैं। जाहिर तौर पर ईरान इस वक्त तेजी से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये माना जा रहा है कि वो नाभिकीय हथियारों का जखीरा खड़ा करने के उस मुहाने पर खड़ा है जो अमेरिका के लिए सबसे बड़े थ्रेट के तौर पर देखा जा सकता है। यही हालत इजराइल की है, जो कि इस वक्त हम देखें तो लगातार वॉर जोन में है और उसके साथ भी हमास की बातचीत अब तक बेनतीजा रही है। एक बार फिर से सीज फायर को करने की कोशिशें दरअसल की जरूर जा रही हैं, लेकिन उसका भी क्या अंत होगा ये दरअसल कहना अभी जल्दबाजी होगी। इस बीच अगर आप देखें तो पर्शियन गल्फ की तरफ तैनाती और तैयारी पुरजोर तरीके से ईरान की देखी जा सकती है। ईरान की तैयारी और तैनाती के मद्देनजर अगर हम देखें तो खास तौर पे हमें 3 इलाके दिखाई देते हैं, जिसमें ग्रेटर टून, लेजर टून और अबू मूसा का इलाका दिखाई देता है, जहां ईरान ने बड़े पैमाने पर तैनाती की है। और ऐसी तैनाती जिसमें आप देखें तो फतेह जैसे मिसाइल आपको दिखाई देते हैं जो 120 किलोमीटर रेंज तक दरअसल दुश्मन को टारगेट कर सकते हैं। साथ ही आप कादिर क्रूज मिसाइल को देख सकते हैं, वो भी यहाँ पर तैनात किया गया है जो 300 किलोमीटर तक दुश्मन के ऊपर कहर बरपा सकता है। इसके अलावा हाल ही के दिनों में ईरान ने एक नए वॉरशिप को अनवेल किया जो कि 600 किलोमीटर रेंज में मिसाइल हमले को करने और अंजाम तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। और इस तरह से इस पूरे इलाके को आप देखिए तो मिलिट्राइज एयर डिफेंस सिस्टम और साथ ही एयर और नेवल खास तौर पे हथियारों से लैस होकर ईरान दरअसल अमेरिका के लिए एक नया चैलेंज पेश कर रहा है। अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखें तो ये वो इलाका है, वो जलडबरू मध्य आप कह सकते हैं, जहां से होकर दरअसल पर्शियन गल्फ में सबसे बड़े ऑयल और गैस ट्रेड रूट को देखा जा सकता है, जहां से होकर गुजरता है अमेरिका का क्लोज पार्टनर सऊदी और उसके अलावा यूएई और बहरीन का समूचा ऑयल और गैस भंडार। और ऐसे में आप समझिए कि एक तरफ जहां रेड सी को पूरी तरह से ईरान के सबसे बड़े प्रॉक्सी हूती ने डिस्टर्ब कर रखा है, जहां से इस वक्त अमेरिका, इजराइल या फिर यूरोप के जो शिपमेंट हैं वेसल्स हैं वो नहीं गुजरते बल्कि अफ्रीकन रूट से जाते हैं। और ऐसे में आप देखिए कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है और ईरान यहाँ पर अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है तो जाहिर तौर पर दुनिया के सामने सबसे बड़े ऊर्जा संकट को देखा जा सकता है। और इसीलिए ईरान की जो स्ट्रेटजिक तैयारी है, जो रणनीति है, उसे हम इस मद्देनज़र देख सकते हैं कि वो अगर समूचे ही अगर आप देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मिलिट्राइज कर रहा है तो ये धमकी सीधे तौर पे ट्रंप को दे रहा है जो ऑलरेडी ट्रेड वॉर में है कि बड़े ग्लोबल क्राइसिस को अमेरिका आमंत्रित करेगा अगर वो ईरान के ऊपर हमला करता है, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला करता है। इस बीच अगर हम देखें तो रोम में होने वाली बैठक जो है उसके ठीक पहले ईरान के विदेश मंत्री रूस के दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर अपने क्लोज एलाई रूस के साथ वो इस बात को लेकर चर्चा करेंगे कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का भविष्य क्या होगा और किस तरह से ईरान को आगे मूव करना चाहिए, उसे अमेरिका के दबाव में कितना आना चाहिए या फिर अमेरिकी दबाव को धत्ता बताते हुए जिस तरह की स्थिति ईरान ने अभी पैदा की है उसे और आगे बढ़ाना चाहिए ताकि अमेरिका और इजराइल दोनों पर प्रेशर बढ़ सके। क्योंकि इस वक्त की स्थिति में आप देखिए तो ईरान का प्रॉक्सी हूती जो है वो पुरजोर तरीके के साथ हम देखें तो एक तरफ इजराइल के लिए भी चैलेंज पेश कर रहा है, क्योंकि उसके बैलिस्टिक मिसाइल लगातार इजराइल के लिए थ्रेट परसेप्शन ऑफिसर बने हुए हैं, बल्कि फायर भी हो रहे हैं। और ऐसे में आप देखिए तो पिछले 48 घंटे में हमें दिखाई देता है, चाहे वो बेन गुरियन का एयरपोर्ट हो जो तेल अवीव स्थित हो या फिर आप
आप एस्दौद का इलाका देखिए, जहां पर इजराइल का दरअसल वो मिसाइल हमें दिखाई देता है जो कि न्यूक्लियर लैस है, उसको भी अपने बैलिस्टिक मिसाइल से टारगेट करने की कोशिश हूती करता है। ये और बात है कि उसे इंटरसेप्ट किया जाता है, उसे नाकाम किया जाता है, लेकिन ये चैलेंज हूती इजराइल के लिए 1300 किलोमीटर दूर लगातार पेश कर रहा है। दूसरी तरफ आप रेड सी में देखिए तो वहां पर अमेरिकी तैयारी और तैनाती भी लगातार बढ़ रही है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूएसएस ट्रूमैन से अमेरिका का काम नहीं चल रहा। इसके कारण अमेरिका ने यहाँ पर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए अपने डिप्लॉयमेंट को बढ़ाने की कोशिश की है और इसीलिए कार्ल विंसन की तैनाती जो है यहाँ पर हो रही है। लेकिन 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए अगर इसको यानी ईरान को और हूती को चैलेंज देने की कोशिश अगर अमेरिका कर रहा है तो आप देखिए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मिलिटराइज करके ईरान ने भी अमेरिका के लिए संदेश जरूर दे दिया है कि उसके साथ वॉर इतना आसान नहीं होगा। सबसे बड़ी बात कि अगर आप बहरीन की तरफ देखिए तो वहां पर अमेरिका का एक बड़ा नेवल बेस दिखाई देता है और ऐसे में अगर पर्शियन गल्फ में ईरान की तैयारी और तैनाती देखिए तो सीधे तौर पर अमेरिका के लिए बहरीन में भी एक थ्रेट परसेप्शन के तौर पर देखा जा सकता है। और इस तरह से समूचा मिडिल ईस्ट इस वक्त जिस कदर मिलिटराइज हो रहा है वो दरअसल एक नए वॉर और नए वॉर जोन का संकेत हमें देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक इजराइल वॉर से ही मिडिल ईस्ट निकलकर बाहर नहीं आ सका है। और इस वक्त देखिए तो एक तरफ गजा पर हुए हमले के दौरान हम देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में 17 लोग मारे गए हैं, 59 लोग घायल हुए हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए तो दरअसल लेबनान की तरफ भी इजराइल के हमले जारी हैं, जिसका डाटा भी निकलकर सामने आ रहा है और वहां भी यूएन कह रहा है कि इस तरह के हमले कतई बर्दाश्त नहीं किए जा सकते जिसमें जनहानि हो रही है। लेकिन इजराइल पर लगाम लगाना यूएन के बस की बात नहीं। अमेरिका इजराइल को पुरजोर तरीके से सपोर्ट कर रहा है और ईरान को दरअसल, जी हाँ, उस ईरान को जिसके कारण ही हम देखें तो हमास का अस्तित्व है या फिर हिजबुल्लाह का अस्तित्व है या फिर हूती की ताकत है, उसे सीधे तौर पर कंट्रोल करने, धमकाने, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिरेल करने के लिए ट्रंप अपना दबाव बढ़ाते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या ईरान इस दबाव में आएगा, क्योंकि ईरान की जो तैयारी है, जो डिटरेंस है, वो इस तरह से क्रिएट किया जा रहा है ताकि अमेरिका के ऊपर भी इस बात का दबाव हो कि अगर ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करता है तो इतना आसान नहीं होगा। और कार्ल विंसन की तैनाती की बात करें तो एक तरह का ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसके ऊपर F-35 जैसे स्टील्थ विमान लगे हुए हैं और हम देख रहे हैं कि 15 मार्च से लेकर अब तक जो बड़े हमले हैं दरअसल यमन की जमीन पर हूती के खिलाफ वो अमेरिका करता रहा है F-16 F-18 के जरिए। लेकिन इस बीच हूती ने भी हम देखें तो अमेरिका के 4 Q9 रैप्टर जो है वो गिरा चुका है और ऐसे में हूती के ऊपर अभी तक नियंत्रण करने में कोई बड़ी अमेरिकी कामयाबी हमें यमन की जमीन पर दिखाई नहीं देती। हमले भरे ही अमेरिका कर रहा हो, उसमें भी जनहानि हो रही है, आम लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन हूती का कोई बड़ा नुकसान अभी तक नहीं हो पाया है। हूती हिजबुल्लाह और हमास से सीख लेते हुए अपने हाथों में न मोबाइल यूज करता है, न पेजर, न इस तरह के कम्युनिकेशन के साधन, ताकि उसके लोकेशन को ट्रैक किया जा सके। साथ ही हूती के ठिकाने ज्यादातर आप देखिए तो जिस तरह से अंडरग्राउंड है, उन पहाड़ी इलाकों में है जहां पर न टनल बस्टर बम काम करता है, न अमेरिकी हमले, और इस तरह से हूती ने अपने को महफूज कर रखा है। और यमन की जमीन पर उतरकर किसी भी तरह के मिलिट्री प्रोग्राम्स को चला पाना या फिर हम देखें तो वॉर को लड़ पाना अमेरिका या फिर इजराइल के बूते की बात तो हमें दिखाई नहीं देती है। और ऐसी स्थिति में अब सबकी निगाहें रोम पर टिकी होगी कि शनिवार को ईरान और अमेरिका के बीच की बातचीत का क्या हश्र होता है। यही तय करेगा मिडिल ईस्ट का हश्र और दुनिया में होने वाली भविष्य के उथल पुथल को, जिस पर हमारी निगाहें टिकी हुई हैं और हम आपको इससे रूबरू आगे भी कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी संजय को दीजिए इजाजत।